देख रहे हैं एटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कमाए हुए पैसे को सही तरह से निवेश करना भी ज़रूरी होता है। और आप ये कैसे करेंगे, यही हम इस शो के ज़रिए आपको बताते हैं। चलिए, आज भी आपके लिए काफ़ी पावर पैक्ड शो है, लेकिन शुरुआत करते हैं यहाँ पर ऑन द शो के साथ। निवेशकों के हित में सेबी का बड़ा फैसला। अब कस्टमर्स को कमीशन वाली फिक्स डिपॉजिट नहीं बेच सकेंगे निवेश सलाहकार। कम उम्र में निवेश शुरू करने के फायदे जानिए आज। जॉब इंटरव्यू पर जाने से पहले कैसे तैयार करें अपने आप को, और साथ ही आपको हम बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अपने सवाल इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े अगर हैं तो हमें व्हाट्सएप कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और यहाँ हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पर आप हम तक पहुँच सकते हैं। चलिए, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और साथ ही आपको निवेश के गुर हम सिखाना शुरू करते हैं। मेरे साथ आज इस पेशकश में जुड़ रहे हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। आप जब भी आते हैं तो हमारा फ्राइडे बहुत ही यूजफुल फ्राइडे बन जाता है, बिकॉज न सिर्फ हम दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं, पर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट के मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। और आज जो सबसे बड़ी खबर आई है, मेरे ख्याल से सीधा फोकस हमको उसी पर करना चाहिए। देखिए, ईपीएफ की जो ब्याज दर है फिरोज, जिसको लेकर लगातार मंथन हो रहा था कि हो सकता है कि इसको घटाया जाए, और अब जो है इस पर मंजूरी बनती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने 8.1% की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। फिरोज, 40 साल में पहली बार हम देख रहे हैं सबसे कम ब्याज दर है आपके ईपीएफ पर। 8.5% से घटाकर इसको 8.1% कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप? नमस्कार कविता जी। आई थिंक ये जो सही पॉइंट आपने हाईलाइट किया कि ये बहुत लार्ज इम्पैक्ट रखता है। काफी सारे करोड़ों लोग जो स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी में जॉब करते हैं, उनकी ब्याज दरें घटी हैं 8.5 से 8.1, उसके पहले 8.65, 8.75 भी हमने देखा है इसी डेकेड में। 0.1 इससे जरूर एक घाटा होता है एक सैलरीड एम्प्लॉय का, एंड 40 इयर्स का लोएस्ट है। आई थिंक 1977 1978 में 8% का कुछ ब्याज था। आज हम वापस उतना ही ऑलमोस्ट ब्याज देख रहे हैं। 0.1 0.2 जनरल इकोनॉमी में आप देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, ब्याज दरें बढ़ रहे हैं। आरबीआई ने लास्ट मंथ ही ब्याज दरें बढ़ाई थी बैंकों के लिए। तो ऐसे वातावरण में आपके ईपीएफ अकाउंट के ब्याज घटना थोड़ा मुनासिब नहीं लगता है, थोड़ा ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि अगर हर जगह ब्याज घट रहे हो और ईपीएफ में भी ब्याज घटे तो पैलेटेबल होता है माइंड के साथ कि हाँ भाई, नसीब में यह था कि कम हो रहे हैं तो मेरे भी कम हो गए। तीसरी बात यह है कि ईपीएफओ ने काफी लास्ट 3-4 सालों में इक्विटी में निवेश किया है। तो इक्विटी में निवेश अगर हम देखते हैं तो इंडेक्स फंड्स में म्यूचुअल फंड के माध्यम से ईपीएफओ ने 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ इक्विटी में लगाए हैं। उसके बावजूद अगर ब्याज दरें घट रही हैं तो अच्छी बात नहीं है। बट आई थिंक ईपीएफओ 8.1 दे रहा है। अगर हम पॉजिटिव साइड से देखें तो ये एक बेस्ट डेट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। अभी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेंड करते हो 10 साल के लिए तो 7.3 7.4 मिलता है, उससे भी अधिक मिलता है। बट पास्ट में बहुत अधिक मिला है, अब थोड़ा अधिक मिल रहा है। दैट्स अ पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट दिस डेटा। लेकिन देखिए, यहाँ पर हम पीएफ की दर की बात कर रहे हैं, जो कि एक तरह से रिटायरमेंट के लिहाज से फिरोज काफ़ी महत्वपूर्ण निवेश होता है। और ट्रेडिशनली लोगों का एक माइंडसेट होता है कि जब भी रिटायरमेंट की बात हो तो पीपीएफ और पीएफ इसी को जोड़ के वो अपना रिटायरमेंट कॉर्पस देखते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी मैं चाहती हूँ कि आप समझाएं दर्शकों को कि हम एक बढ़ती हुई ब्याज दरों के सिनेरियो में हैं। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करना चाहता है महंगाई, और इसीलिए ब्याज दरें बढ़ाना चाहता है। हमने डिपॉजिट्स की दरें बढ़ती हुई देखी हैं, हमने कर्ज की दरें बढ़ती हुई देखी हैं। क्या आने वाले वक्त में आपको लगता है कि इन ब्याज दरों को, पीएफ की ब्याज दरों को रिव्यू किया जाएगा, और क्या कोई गुंजाइश है कि यहाँ पर बढ़ोतरी हो? अब मेरे हिसाब से डेफिनेटली है। ये जब निर्णय लिया गया था, अब गवर्नमेंट ने तो अब अप्रूव किया है
बट जब ये निर्णय लिया गया था फरवरी मार्च में, तो यूक्रेन की वॉर तभी चालू हुई थी, महंगाई, ग्लोबल महंगाई तब नहीं बढ़ी थी। तो मेरे हिसाब से ये जो निर्णय था वो ऑलमोस्ट नॉर्मल टाइम्स में लिया गया था, इसीलिए ये निर्णय लिया गया था। अगर इसी समय पे अगर ये निर्णय लिया जाता तो शायद निर्णय अलग होता। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कविता जी, फ्यूचर में चलते हुए क्या ईपीएफओ ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना है? मेरे हिसाब से जरूर है। इस साल शायद ये निर्णय रिवर्स कर दिया जाए और वापस ऊपर लाने की उम्मीद जरूर होगी, मेरी पॉइंट वन। बट दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने टचअप किया कि रिटायरमेंट के लिए ईपीएफ पीपीएफ सबका हम साधन यूज करते हैं ताकि हम अपनी रिटायरमेंट कॉर्पस को इकट्ठा कर सकें। बट ये हमें हर निवेशक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि 8.5, 8, 9 से फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी इक्विटी की कितनी मात्रा है आपकी रिटायरमेंट कॉर्पस में, उस पर निर्भर करेगा कि कहां पहुंचेंगे। जैसे कहते हैं एसेट एलोकेशन एक हाथी के पांव में सबका पांव, ये एक मुहावरा है। एसेट एलोकेशन अगर आपकी इक्विटी में नहीं है तो ये आधा प्रतिशत यहाँ वहां से आपकी रिटायरमेंट पे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप 20, 30, 50% इक्विटी में नहीं रखे हैं तो पहले वो कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि डेट पे भी थोड़ा ज्यादा ब्याज मिले। चलिए, और बहुत ज़रूरी है कि रिटायरमेंट के लिहाज से एक पोर्टफोलियो बनाए सही मायने में, जो आपको जो कॉर्पस चाहिए रिटायरमेंट की बाद की ज़िंदगी के लिए, वो आपको उस निवेश विकल्प से मिल जाए। लेकिन यहाँ पर हम फिक्स्ड इनकम की बात कर रहे हैं, डेट निवेश विकल्पों की बात कर रहे हैं, और ऐसे में फिरोज़, सेबी का नया फरमान आया है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए कि वो कमीशन के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट की सलाह नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर इनके दायरे जो हैं वो सीमित कर दिए गए हैं और साफ तौर से कह दिया गया है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश की सलाह देकर वो कमीशन नहीं कमा सकते हैं। थोड़ा सा ये मामला मुझे समझाइए फिरोज। कविता जी, ये मामला इंपॉर्टेंट है हर निवेशक के लिए जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डील करते हैं, बट इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ अप करना पड़ेगा, क्योंकि जो आरआईए रेगुलेशन जिसको कहते हैं रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की जो रेगुलेशन थी, ये पहली वाली जब इंडिया में शुरू हुई थी 2013 में शुरू हुई थी। इसमें या तो फिर जो एडवाइजर है या जो आपका इंटरमीडियरी है, या तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है या एडवाइजर बन सकता है। ये रेगुलेशन 2013 में आई थी। उसके बाद 10 रेगुलेशन आ चुकी हैं। ये एक सप्लीमेंट्री रेगुलेशन है। क्या होता था कि सेबी ने कहा कि अगर आप प्रोडक्ट से कमीशन कमाते हैं तो आप फी नहीं ले सकते, अगर आप फी लेते हैं क्लाइंट से तो आप कमीशन नहीं कमा सकते। ये बेसिक इन प्रिंसिपल स्पिरिट था आरबीआई सेबी का। बट क्या होता था कि म्यूचुअल फंड में एक डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है निवेशक को। म्यूचुअल फंड में आप अपनी कॉस्ट घटा के डायरेक्ट जा सकते हैं और रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को अपनी फी दे सकते हैं। तो कॉस्ट घटता भी है और फी लेता भी है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। बट प्रैक्टिकल साइड में अगर आप देखें तो पोर्टफोलियोज में ना सिर्फ म्यूचुअल फंड होते हैं, इंश्योरेंस होता है, ईपीएफ होता है, पीपीएफ होता है, एफडी होती है, इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, पीएमएसएस होती हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। बट कोई भी और प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट का ऑप्शन ही नहीं है। म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट का ऑप्शन है। तो फिर सेबी ने कहा कि भाई अगर आप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट में कर रहे हो, फी ले रहे हो, तो कोई भी और प्रोडक्ट में आप फी नहीं ले सकते। ये क्लैरिफिकेशन सेबी 2020 में लाई सितंबर में। उसके बाद बहुत सारे रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने अपना लाइसेंस सबमिट कर दिया वापस, बोला कि ये काम तो हो नहीं पाएगा। तो उसी को चलते और एक लूप होल था जो सेबी अब प्लग कर रही है कि अगर आपका क्लाइंट एज अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो आप, और आपके क्लाइंट अगर एफडी करते हैं और उस एफडी पे भी आप कमीशन नहीं ले सकते, क्योंकि क्लाइंट आपको फी देंगे और आप कमीशन किसी भी प्रोडक्ट में नहीं कमा सकते। ये आदेश आया है, which was a loophole which has got plugged. I think it's a great thing from an investor protection standpoint. यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि निवेशकों को भी हम आगाह करें, क्योंकि देखिए कई बार इस तरह के नियम कानून आते हैं लेकिन निवेशकों को ध्यान नहीं होता, वो अपडेटेड नहीं होते हैं, तो वो बातों में आ जाते हैं। किन किन बातों को गौर करना चाहिए जब आप इस तरह की सलाह ले रहे हो? देखिए, अगर आप सलाह लेते हैं एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, इंडिया में सिर्फ 1334 रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिविजुअल्स हैं या कंपनीज हैं। जब से सेबी ने ये रेगुलेशन को टाइट किया है तो काफी लोग जो चुपके से कमीशन कमाते थे उन्होंने अपने लाइसेंस को सरेंडर कर दिया। तो इसीलिए इसमें बढ़त हुई नहीं है। तो एज अ क्लाइंट आपको ये पूछना है कि अगर आप रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट करके फीस दे रहे हैं किसी को, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि कोई और दूसरे प्रोडक्ट में
कमीशन कमाने के चक्कर में आपके पैसे वहां नहीं लगाए जाए। पहला प्रश्न आपको ये पूछना है कि आप म्यूचुअल फंड में तो मेरे से फी ले रहे हैं, दूसरे में किसी में कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे। अगर अच्छे कमा रहे हैं तो ये गलत बात है। तीसरी चीज ये है कि आपको ये देखना है कि आपका जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वो आपको पूरी सर्विस दे रहा है कि नहीं है, कि या फिर सिर्फ म्यूचुअल फंड की सर्विस दे रहा है। रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको एडवाइस दे सकता है, आपको टैक्स की सर्विस दे सकता है, आपको एस्टेट प्लानिंग की सर्विस दे सकता है, आपको कई सारी पेरिफेरल सर्विसेज दे सकता है। तो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डील करें तो बाकी सर्विसेज जो पेरिफेरल सर्विसेज हैं, इर्द गिर्द की जो सर्विसेज हैं, उसका भी आप मांग जरूर करें। इसीलिए आप फी देते हैं ताकि आप एक होलिस्टिक एडवाइस ले पाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि निवेशक खुद भी जागरूक रहें और इस तरह के सवाल जो कि कहे हैं फिरोज़ ने अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर पूछे। लेकिन फिरोज़, हमारे साथ आप हैं और कुछ दर्शक हैं जो आपसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं और उसी की ओर अब हम रुख करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर प्रकाश सिन्हा साहब हैं। प्रकाश, हाय, कैसे हैं आप? हाँ, बिल्कुल अच्छा हूँ मैम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आपकी उम्र 23 साल की है, क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ प्रोफेशन। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जबलपुर MP। ओके, तो बताइए, आपने ये अपना पहला निवेश किया है? मैंने 1 साल पहले 2000 रुपीज पर मंथ मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट किया था और अभी कंटिन्यू है। और अभी मैं अराउंड 8000 रुपीज पर मंथ के अराउंड इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ और इसके ऊपर मैं 10 to 20% पर ईयर बढ़ा सकता हूँ। लवली। प्रकाश, बाजार में आप डायरेक्टली भी निवेश करते हैं क्या? नो, अभी सिर्फ मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ। क्रिप्टो में भी नहीं लगाते पैसे? क्रिप्टो में मैंने इन्वेस्ट किया है। हाँ। लेकिन वो मतलब उसको मैंने कोई रिटर्न का इन्वेस्टमेंट का मतलब रिटर्न का कुछ सोचा नहीं है उसमें। उसको मैंने जस्ट ऐसा लगा लिया साइड में बस। जस्ट लगा दिया था। मुनाफे में हो ना कि घाटे में हो? घाटे में 60-70% लॉस। चलो, रुके रहना वहाँ पे। फिरोज, क्रिप्टो पर तो नहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में देखिए इनका विश्वास थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे और आपके लिए। बताएं क्या करें ये? यस, आई थिंक सही चीज है प्रकाश। आप 23 की उम्र में म्यूचुअल फंड पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जैसी हाई रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी दोस्त से बात करता, कविता जी, वो कह रहे थे कि मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है और एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट ट्रांसफर कराया तो 7% क्रिप्टो गायब हो गए। और किससे पूछूं, कौन से रेगुलेटर क्या दरवाजा खटखटाऊं, वो पता नहीं। दूसरे एक दोस्त से भी बात हुई जब मैं मैसूर गया था अपने पेरेंट्स से मिलने, तो जिगरी दोस्त मिले थे, उन्होंने कहा कि भाई मैंने क्रिप्टो में पैसे लगाए, अब मैं अपना ऑर्डर डाल रहा था बेचने के लिए, 3 घंटे तक मेरा ऑर्डर गया नहीं और भाव 20% घट गया, तब तक मैं 20% कम भाव में बेचा। तो अब इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही नहीं है, किसके दरवाजा खटखटाओ। सही बात है। So Prakash ji, I'm very happy that at a young age you are focusing on mutual fund, which is a very well regulated platform. और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स की अमाउंट्स भी हैं वो भी काफी सेंसिबल हैं। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप एक लार्ज कैप स्कीम है, उससे आपने शुरुआत की, ये भी बहुत अच्छा है। एक ही फंड रखा, अगर एक ही फंड रखना था तो उसको आप लार्ज कैप जरूर रख सकते थे। और जो आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स करनी है उसके लिए थोड़ी स्कीम्स मैं बता देता हूँ आपको। HDFC फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, SBI कॉन्ट्रा, SBI फोकस्ड इक्विटी, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। इसमें आप अगर देखेंगे तो पूरी अलग कैटेगरी की मैंने 5 स्कीम्स रेकमेंड की हैं। और आपकी करंट एज को देखते हुए मेरे हिसाब से स्मॉल कैप का भी थोड़ा तड़का आपके पोर्टफोलियो में रहने की गुंजाइश है। दैट्स व्हाई आई रेकमेंड यू 5 स्कीम्स फॉर योर 8000 रुपीस इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट। प्रकाश, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप फिरोज को? हाँ, एक क्वेश्चन है कि मेरा अभी जो मेरे एसेट वाला है वो 2000 है, लेकिन उसमें 2500 का कैप है, तो उसको क्या बंद कर देना चाहिए और उसके जगह पे कोई और कैनरा रेबको या कोई और स्टार्ट करना चाहिए ब्लू चिप? नहीं, आई थिंक प्रकाश जी इसमें आप कंटिन्यू करें। आपकी जो कैप है 2500 की वो बरकरार रखें और नई किस्तें लगाते रहें। मेरा एक बहुत अच्छा फंड हाउस है, मेरा एसेट लार्ज कैप से हमने एग्जिट का रिकमेंडेशन दिया है, बट मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप एक अच्छा स्कीम है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसके ब्राइट हैं, तो आप बने रहें।
चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे दूसरे दर्शक की ओर। हमारे साथ अमृता बिस्वास जी फोन लाइन पर हैं। अमृता, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? हाँ, मैं आज बहुत अच्छा हूँ। बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं वेस्ट बंगाल कैलकाटा से बोल रहा हूँ, कैलकाटा। अच्छा। सर कब से निवेश कर रहे हैं आप? अभी 2022 तो फरवरी से? अच्छा। हाँ, 2022 फरवरी से। मैं नया हूँ, अभी तक ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। अच्छा, आपने अपनी वाइफ के नाम पे सवाल भेजा क्या? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? नहीं, ये मेरा नाम है अमृतो विश्वास। अच्छा, अमृतो विश्वास आप ही का नाम है, माफ कीजिएगा, थोड़ी हाँ। कंफ्यूजन हो गई मुझे। चलिए, ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी, ABSL बैंकिंग एंड फाइनेंशियल आपके पास है, ICICI का प्रू टेक्नोलॉजी, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, कैनरा बैंकोस का स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप फंड है। ये तमाम फंड्स आपने खुद रिसर्च करके शामिल किए हैं क्या? यूट्यूब देख के मैंने ये फंड सिलेक्ट किया था, और मैं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से ये फंड लिया हूँ, और उससे सुन के भी कुछ डिसीजन लेके ये फंड लिया है। आपने लमसम क्यों इन्वेस्ट किया सर? लामसन में मैं तो SIP करके चला रहा हूँ ये। चलिए, आपको 80 लाख रुपए चाहिए 25 साल में, बस एक ही टारगेट है ना इस निवेश से? हाँ, मेरा जो टारगेट है वो 25 साल में 80 लाख करने के लिए मेरे को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा अभी तक? चलिए आपकी सहायता करते हैं। फंड में। ओके, फिरोज बताएं, फंड्स कुछ रिपीटेड हैं इनके पोर्टफोलियो में, लेकिन किस में रहें किस में निकले? आई थिंक मेरे हिसाब से पहला सवाल जो है इनका कि क्या अमाउंट की जरूरत पड़ेगी कविता जी, वो उस पे मैं 1 मिनट स्पेंड करूंगा, फिर देन उस फंड की रिकमेंडेशन पे आ जाता हूँ क्विकली। पॉइंट 1, आप अगर 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके 1.5 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं, 20,000 रुपए की पर मंथ की इन्वेस्टमेंट SIP करते हैं, तो 25 साल में 12% के इंटरेस्ट रेट पे या ग्रोथ पे आप 4 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। ये 5 गुना ज्यादा आपकी टारगेट से है, और ये इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो हम आज विजुअलाइज नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, उतना पैसा इकट्ठा कर सकता है वक्त। 25 साल बहुत लंबा वक्त होता है, और 20,000 रुपए की आप हेल्दी SIP कर रहे हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपने ये भी कहा विश्वास जी कि आप इतने एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए म्यूचुअल फंड होता है। काफी सारे हम लोग जो दूसरे कामों में मसरूफ होते हैं, उनको इन्वेस्टिंग का इतना ज्यादा वक्त नहीं मिलता है कि वो अपना सीख के खुद कर सकें। इसीलिए म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म आप जैसे निवेशक और जो इतना वक्त नहीं बिताना चाहते, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। तीसरा, कविता जी आपका सवाल, जो कौन सी स्कीम्स को इनको एग्जिट करना चाहिए, मेरे हिसाब से 4-5 स्कीम इनको एग्जिट करनी चाहिए। सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप, आदित्य बिरला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, SBI मिड कैप, UTI निफ्टी इंडेक्स 50 इंडेक्स फंड, सुंदरम सर्विसेज फंड। ये 5 फंड्स जो हैं, इसमें से 2 सेक्टर फंड्स हैं, एक इंडेक्स फंड है और एक मल्टी कैप और लार्ज एंड मिड कैप। ये स्कीम्स को इनको एग्जिट करना है, और 5 स्कीम्स एंटर भी कर सकते हैं। SBI फोकस्ड इक्विटी, SBI मिड कैप के बदले वो SBI फोकस्ड इक्विटी में जा सकते हैं, जिसमें कम से कम मतलब कम स्टॉक होते हैं, 23, 24, 25 स्टॉक होते हैं, ज्यादातर मैक्सिमम 30 हो सकते हैं। वो एक स्कीम है। HDFC फ्लेक्सी कैप, प्रशांत जैन 25 साल से ये स्कीम को मैनेज कर रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन स्कीम है। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, तीसरा मल्टी कैप स्कीम है। ICICI फोकस्ड इक्विटी एंड SBI कॉन्ट्रा। ये 5 स्कीम आप रिप्लेस कर सकते हैं प्रीवियस 5 जो मैंने रीड आउट की थी विश्वास जी, और अपने पोर्टफोलियो को बरकरार रखें, और 20,000 रुपए की जो मंथली SIP है उसको कंटिन्यू रखें, और आपके टारगेट से 5 गुना ज्यादा इकट्ठा होने की क्षमता है इस पोर्टफोलियो में। अमृत जी, कोई सवाल है आपका? नहीं, ठीक है, तो जो बोला है जी, जो आपको सलाह दी है उस पर आप अमल कीजिएगा। अगर आप अभी फंड के नाम नहीं नोट डाउन कर पाए हैं, तो हमारा ये शो YouTube पर भी जाता है, चैनल के YouTube पर आप शो देख सकते हैं और फंड के नाम नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत दर्शक हैं जिन्हें हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, और एकांत हमारे साथ अभी फोन लाइन पर हैं। एकांत, नमस्कार। हेलो। हाय एकांत, कैसे हो? जी एकदम बढ़िया। ओके, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुवाहाटी असम से बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको 15 साल में 40 लाख रुपए क्यों चाहिए होंगे?
जी एक्चुअल में मेरी ये जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के लिए चाहिए मेरे को, और प्लस वेल्थ क्रिएशन मैं सोच रहा हूँ कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद लूँ अगर उस समय मिले तो मेरे को, इतना 47 अमाउंट में इकट्ठा रिटायर हो होना सके। चाहते हैं? नहीं नहीं, मेरी एज है 32। अच्छा अच्छा, तो आप घर जो खरीदना चाहते हैं, मुझे बताइए कि उस वक्त की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगी, कुछ कॉर्पस आका है आपने, कितना लगेगा? हाँ लगभग मैंने सोचा है कि 1 CR के आसपास, लेकिन मैं अभी उतना लंबा टारगेट नहीं लेके चल रहा हूँ। मतलब मुझे एक कॉर्पस क्रिएट करना है अप्रोक्स 40 लाख के आसपास म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो मेरा ये मतलब मुझे ये जानना है, जो मैंने जो पोर्टफोलियो जो सिलेक्ट किया हुआ है तो वो सफिशिएंट रहेगा या इसमें कुछ और मतलब चेंजेस करने हैं या और कुछ ऐड करना है, तो ये जानना है। 6 महीने पहले आपने बनाया है ना ये पोर्टफोलियो, और 2 टैक्स सेवर फंड्स क्यों डाले हैं? क्योंकि मेरे को टैक्स सेविंग में इन्वेस्ट भी करना था, तो मैंने जैसे LI ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस LIC में, और PPF में भी करता हूँ, तो इसलिए। और प्लस मैंने सोचा है कि मतलब टैक्स सेविंग जितने भी स्कीम्स है उसमें भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लूँ, तो इसीलिए ELSS में भी मैंने इन्वेस्ट कर रखा है अभी। टाटा डिजिटल इंडिया से निकल के आपने UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्यों चुना? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक सेक्टोरल फंड है, तो ये काफी रिस्की होगा, तो इसके लिए मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट है कि UTI निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करूं या टाटा डिजिटल में, तो इसमें मेरा एक कंफ्यूजन भी है। तो आप मतलब रिस्क नहीं ले सकते, या आप ले सकते हैं ठीक ठाक रिस्क? नहीं, रिस्क ले सकता हूँ अगर मैं जैसे कि 15 to 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो कोई इशू नहीं है। चलिए, फिरोज बताएं क्या करना चाहिए इनको? मेरे हिसाब से इनको पहली बात तो ये है कि इनकी जो गोल है 40 लाख की बहुत रीजनेबल है। 10,000 रुपए की करंट SIP करते हैं आप, और उसको अगर 12% पे ग्रो किया जाए 15 साल की टाइम फ्रेम्स पे, तो आप 50 लाख पे पहुंच जाते हैं, जो आपके 40 लाख के टारगेट से ऊपर है। और 12% की रिटर्न उम्मीद करना स्पेशली इक्विटी SIP से आई थिंक इज अ फेयर आस्क एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग स्ट्रेच। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपने LI का भी मेंशन किया। लाइफ इंश्योरेंस करना एक इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के थॉट प्रोसेस से एक सही नहीं है। हमने आनंद राठी वेल्थ में लास्ट मंथ अप्रैल और मई में 130 इंश्योरेंस पॉलिसीज का एग्जिट करवाया, और उसमें रिटर्न आई थी 3.2%, 130 की। और 10 साल ऑलमोस्ट 9.5 की एवरेज होल्डिंग पीरियड थी इन 130 पॉलिसीज की। तो अगर आपको बेहतरीन रिटर्न चाहिए तो आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को मिक्स ना करें। डेटा हमेशा ये कहता है कि इन दोनों को सेपरेट रखेंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा आपका। तो दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, आपका जो प्रश्न है कि टाटा डिजिटल में रहूं या UTI के इंडेक्स फंड में रहूं, मेरे हिसाब से सेक्टोरियल फंड्स एक सिक्लिकल फंड्स होते हैं, ऊपर जाते हैं बहुत तेजी से, फिर नीचे भी आते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप सेक्टोरियल फंड होल्ड करते हैं तो रिटर्न ऑलमोस्ट डिवर्सिफाइड इक्विटी जितनी ही हो जाती है, और रिस्क आपने कई ज्यादा लिया होता है। अगर आपको एग्जिट कब करना है ये पता नहीं है, तो सेक्टोरियल फंड में एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सेक्टोरियल फंड से दूर रहना ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। तो द डिसीजन इज गुड टू गेट आउट ऑफ टाटा डिजिटल एंड मूव इनटू एन इंडेक्स फंड व्हिच डज नॉट रिक्वायर रियल टाइम मॉनिटरिंग। रहा सवाल बाकी स्टॉक्स, बाकी म्यूचुअल फंड्स का आपके पोर्टफोलियो में एग्जिट करने के लिए, मैं कहूंगा कि पराग पारेख ये 3 स्कीम्स आप एग्जिट कर सकते हैं। SBI कॉन्ट्रा, SBI फोकस्ड इक्विटी, HDFC फ्लेक्सी कैप, ये 3 स्कीम्स में आप एंटर कर सकते हैं। तीनों की प्रिंसिपल्स अलग हैं और कॉम्प्लीमेंट्री है नेचर उन तीनों का। चलिए, एकांत कोई सवाल पूछना है फिरोज से? नहीं, एकदम क्लियर है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। Okay. और Okay, आगे thank बढ़ेंगे। you. हमारे बाकी के दर्शकों को हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़ोन पर वो हमें मिल जाएं, लेकिन जब तक फ़ोन लगता है, फिरोज़ आपके पास सौरभ का सवाल होगा, सौरभ कंठपाल का। और ये लगभग 7 फंड में 37,000 रुपये का निवेश कर रहे हैं, और अब तक ये कह रहे हैं कि इनके पास लगभग 23 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने स्टॉक का पोर्टफोलियो कुछ बना रखा है जिसमें लगभग 10.5 लाख रुपए हैं। और स्कीम्स आपके सामने हैं फिरोज़, जो कह रहे हैं कि हर महीने 10,000 से निवेश बढ़ा भी पाएंगे, एटलीस्ट उन्होंने अपना ये टारगेट रखा हुआ है। इनके गोल्स क्या हैं उसको लेकर हमें अभी कोई क्लैरिटी है नहीं फ़िलहाल। और ये कह रहे हैं SBI इक्विटी हाइब्रिड में ये SIP रोकना चाहते हैं और एक्सेस फोकस 25 में करना चाहते हैं, तो इस पर भी आप उनको सलाह दें, बताएं।
तो मेरे हिसाब से पहले तो ये इंस्पिरेशनल है। सौरभ का 25 लाख रुपए ऑलमोस्ट इकट्ठा कर लेना, एसआईपी करना, प्रैक्टिकली 37,000 की मंथली एसआईपी करना, डेफिनेटली इन्होंने काफी अपनी जो खर्च है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे काफी इन्होंने रोक लगाई होगी, तभी जाके इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स ये प्राप्त कर चुके हैं। मेरे हिसाब से हर निवेशक को 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का टारगेट जरूर रखना चाहिए। आई थिंक सौरभ इज वेरी वेल ऑन द ट्रैक टू गेट देयर, पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनकी जो गोल्स है नहीं हमारे पास, बट स्कीम्स में थोड़े बदलाव हैं। जो भी स्कीम्स हमने रेकमेंड किए थे प्रीवियस दर्शक को, वो रीट्रेट करता हूं, और वो स्कीम्स जिनको इनको एग्जिट करना है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एग्जिट करना है, आईसीआईसीआई प्रूफ फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड, इसको भी एग्जिट करना है। जैसे हमने कहा कि सेक्टोरियल फंड्स रिस्क ज्यादा लेते हैं, बट लंबी अवधि में रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है, तो रिस्क लेने का मतलब नहीं रहता है जब तक कि आपको ये पता नहीं हो कि किस दिन आपको इस फंड से एग्जिट करना है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और आईसीआईसीआई का जो फार्मा फंड है उससे एग्जिट करें। एक्सिस फोकस 25, मैं बोलूंगा कि अभी थोड़ा आप रुक जाएं एक्सिस फंड हाउस के साथ, और आप और 1-2 महीने के बाद आप अपनी एक्सिस फोकस की डिसीजंस ले सकते हैं। ऑफ कोर्स एक वॉलंटरी ऑडिट उन्होंने खुद से किया था, उसकी जांच के आउटकम्स आने बाकी हैं, तो आई थिंक होल्डिंग ऑन फॉर 1-2 मंथ्स वुड नॉट डू टू मच हार्म, बट ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छे फंड हाउस है, इसकी कोई दो राह नहीं है, बट थोड़ा होल्ड करना चाहिए। फंड्स टू इन्वेस्ट: एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, कोटक एमर्जिंग इक्विटीज, ये 5 स्कीम्स फ्रॉम 5 डिफरेंट कैटेगरीज। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पे जितना मुमकिन हो सका हमने दर्शक के सवाल के जवाब देने की कोशिश की है। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो है नहीं, लेकिन फिरोज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। लेकिन इसी नोट पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, आपकी तरफ से क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। हमारे साथ पर्सनालिटी कोच जुड़ेंगी और उसके साथ साथ आपको बता दें एक ऐसा नंबर जहां पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। इस शो में हम लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं, आपको बताते हैं कि आपको किस आर्थिक लक्ष्य के लिए किस तरह की निवेश रणनीति अपनानी है, और इसीलिए आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप पर भेजिएगा 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर आप लिखित रूप में सवाल भेज सकते हैं, चाहे सवाल का वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कीजिए और वो वीडियो अपलोड कर दीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर। हम आपका वीडियो चैनल पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के बाद।